Hello student, welcome to Gate Guruji. I am Abhinandan Kumar Jha. In this class, I am going to start the new topic, the concept of thermal resistance. That is electrical analogy of heat transfer. So let's start. So in this class, I am going to start the concept of thermal resistance, which is electrical analogy of heat transfer. Very important. And what is the electrical analogy? That we will see it. Like in current electricity, you know that if the current is flowing through a conductor, right? And if some other conductors are also attached, they may be in series or parallel connection. So there is a special rule. In series connection, in current electricity, I am talking about the current electricity. What exactly you know? In current electricity, if the conductors are connected in series, your appliances are connected in series. So same current is flowing, but the voltage difference across each appliances will be different. The speciality and the characteristic of this series connection is that the current is same. Similarly, in heat transfer, we'll see that if I attach the two slabs or two objects in contact in series combination, then how the heat transfer will take place. Is there any relationship between the heat transfer and if there any analogy between the current electricity or the heat transfer is there, we will try to understand that in this chapter, which will be very useful. Many times lots of questions have been asked on this topic, so we'll understand and then we'll go in more detail in thermal conduction. So let's start. यहां पर हम देखेंगे, this is my introduction. So start here, electrical analogy of heat transfer. We'll check it here. देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिकल और यहां पर लिख रहा हूं थर्मल. अब देखेंगे कि इस दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या ये दोनों एनालॉगस हैं. तो देखो इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट एम्पियर होता है, जो कि आप जानते हो. अब अगर हम देखें तो इसी के रिलेटेड थर्मल में जब हम हीट ट्रांसफर में बात करते हैं तो यहां पर ये Q होता है, जो कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, वाट में होता है. ये एनालॉगस है. जैसे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वैसे ही हम यहां पर मानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर से, जैसे मान लीजिए यहां पर एक रेजिस्टेंस मैंने बना दिया और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I और ये रेजिस्टेंस है R फॉर रेजिस्टेंस. ठीक है. तो अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस जो है, इस जो आपने कंडक्टर लिया है, इसमें वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा V होता है. तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है. लेकिन अगर मैं यहां पर बनाऊं हीट ट्रांसफर के लिए, तो हीट ट्रांसफर भी एक फ्लो है, फ्लो ऑफ हीट है. और हम जानते हैं फ्रॉम द बेसिक क्लास 7th 8th स्टैंडर्ड दैट द हीट ट्रांसफर विल टेक्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, व्हिच इज ट्रू ऑलवेज. हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, अगर लोअर से हायर में ले जाना होगा तो फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है और आपको सिस्टम पे काम करना पड़ता है, जो हम RAC में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में देखेंगे. तो यहां पर देखिए कि अगर मान लो किसी भी, हम ये मानते हैं कि वो जो हमारा एप्लियंसेज है या कोई भी कंडक्टर है, कोई मटेरियल है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन द सेम वे. तो करंट के जगह हम यहां पर बोलेंगे कि हीट ट्रांसफर हो रहा है और हीट ट्रांसफर को हम Q वाट कहते हैं. क्या कहते हैं? Q वाट. तो यहां पर करंट फ्लो हो रहा था, यहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है. यहां पर हम कह देंगे जो एप्लियंसेज है वो एक प्रकार का उसका अपना एक रेजिस्टेंस है जिसको हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं, R थर्मल कहते हैं उसको. जैसे उसमें रेजिस्टेंस कहते हैं, इसमें इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं. और जैसे इस वाले केस में हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा V बाई आर होता है, डेल्टा V बाई आर होता है.
सिमिलरली हम यहां पर भी कह सकते हैं कि जो, या फिर हम कहें कि आर की वैल्यू जो हमारा होता है वो डेल्टा वी बाई जितना वोल्टेज डिफरेंस है और डिवाइडेड बाई करंट होता है। तो यहां पर जो आर थर्मल है वो हम कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। मतलब यहां से कुछ T1 टेम्परेचर था, यहां पर कुछ T2 टेम्परेचर है, तो अब यहां पर डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वो डेल्टा टी डिवाइडेड बाय क्यू ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है। समझ आया? तो ये एक चीज हम कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि थर्मल रेजिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें विच इज सिमिलर और एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मतलब या हम कह सकते हैं विच इज द सिमिलर टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में इलेक्ट्रिक करंट में हम रेजिस्टेंस बोलते थे, यहां पर हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे RTH, और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस बाय हीट फ्लो। यहां पर क्या था? R बाय डेल्टा वी वोल्टेज डिफरेंस था, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये एनालॉगस है, बिल्कुल उसी के जैसा है जैसा हम रेजिस्टेंस में का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं कि किसी कंडक्टर से अगर एक करंट फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस अगर हमें पता है, वोल्टेज डिफरेंस पता है, तो हम उसका करंट निकाल सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस निकालना है, अगर मुझे वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस पता है तो हम करंट पता कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वाइस वर्सा। सो दिस इज द एनालॉगस बिटवीन दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल एनालॉगी ऑफ हीट ट्रांसफर, कि जो कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते थे वो हम हीट ट्रांसफर में भी यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ आर थर्मल हो जाता है, यहाँ डेल्टा टी बाय क्यू हो जाता है। तो RTH को हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर एम्पियर को हमने क्यू वाट कहा, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो आपने HCB अगर पढ़ा हो तो वहां पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि EMF बोलो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क डन पर यूनिट एरिया करके ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो डेल्टा भी देखोगे तो वो हमारा डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जहां पर वो R इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, यहां पर हमारा हो जाता है R थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये बातें ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम देखें कि स्लैब के केस में हमारे पास क्या था, फॉर स्लैब जो हमने स्लैब बनाया हुआ था इस तरह से, मैं आपको पिछले क्लास में बताया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है वो लिंक में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी है, वो लेक्चर देखो स्लैब वाला केस का। वहां पर मैंने फूरियर लॉ का जो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ फूरियर लॉ, वो कराया था, और वहां पर मैंने बोला था कि हीट ट्रांसफर की वैल्यू KA डेल्टा टी बाई B होता है। तो B हमारा थिकनेस होता है, या डेल्टा X भी कह सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, K थर्मल कंडक्टिविटी है, A एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट ट्रांसफर है। तो यहां से अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे डेल्टा टी बाई B बाई KA, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि KA ऊपर चला जाएगा, B नीचे होगा, ये हमारा हीट ट्रांसफर है। अगर हम इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा B बाई KA है, दिस इज बेसिकली द R थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द स्लैब विच इज इक्वल टू B बाई KA। इसका यूनिट क्या होगा? देखो थर्मल कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इसका अगर हम यूनिट निकाले जाएं तो हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसका यूनिट निकाले तो इसका तो मीटर होगा, और इसका वाट पर मीटर केल्विन होता है, और इसका फिर एरिया स्क्वायर यानी ये मीटर का स्क्वायर होता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें केल्विन ऊपर चला जाता है और ये वाट हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल होगा, मीटर से मीटर भी जाएगा, केल्विन अपॉन वाट हो जाता है। तो अगर कोई इसका यूनिट पूछता है आज के बाद तो वो हम कह सकते हैं कि ये केल्विन अपॉन वाट, ये केल्विन है टेम्परेचर के लिए, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है ऊपर में, तो केल्विन पर वाट। ये हमें पता चलता है कि पर यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड एनर्जी अगर फ्लो हो रहा है तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द R थर्मल रेजिस्टेंस थर्मल, यहां पर दिखाया जाता है। अब अगर हम देखेंगे कि अगर मान लो कई जगहों पे आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, RTH को हम X बाई K भी कह सकते हैं,
एक्स हमारा थिकनेस ऑफ द स्लैब हो जाता है, और के ए के रिस्पेक्टिव मीनिंग है जो आपको मालूम है, थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, ये आपको मालूम है। अब सवाल उठता है कि अगर मान लो कहीं पर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो वहां रेजिस्टेंस कम होगा, वाइस वर्सा ना। और अगर मान लो कहीं थिकनेस ज्यादा है, अगर थिकनेस ज्यादा है तो वहां पर थर्मल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। एक स्लैब ऐसा छोटू सा है और एक बहुत ही मोटा सा है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो मोटा वाला है जिसका थिकनेस ज्यादा है, इस केस में उसका अगर बाकी सारा पैरामीटर थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, एरिया सेम है, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली थर्मल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं हाइयर द थिकनेस, अगर थिकनेस ज्यादा हो जाए, हाइयर द थिकनेस ऑफ द स्लैब, और लोअर द लोअर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब और कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, स्लैब मटेरियल, मोर द थर्मल रेजिस्टेंस। ये दो बातें हैं, अगर थर्मल थिकनेस ज्यादा है तब भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर मान लो कि थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाए तब भी थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। सो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट इन दिस क्लास दैट दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने जान चुके हो। हालांकि इसमें हमने जाना है इलेक्ट्रिक करंट में कि अगर सीरीज कनेक्शन भी होता है, मान लो इस तरह से पहला मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है, और मैं इसको अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं तभी तो इसमें करंट फ्लो होने लगता था। तो ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है, तो यहां पर देखो सेम करंट फ्लो होता है दोनों में, ये सीरीज कनेक्शन होता है। तो ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास कोई दो स्लैब है इस तरह से अटैच है, तो अगर करंट अगर हीट फ्लो इसमें हो रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है जो कि थर्मल रेजिस्टेंस है, R थर्मल 1, R थर्मल 2, और इसके ये कनेक्टेड है एक टेम्परेचर डिफरेंस से, डेल्टा T से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इसमें हीट फ्लो हो रहा है। तो वहां पर करंट फ्लो हो रहा था, यहां पर हीट फ्लो हो रहा है। तो सीरीज कनेक्शन में जो सेम हीट फ्लो होगा, और अगर वो पैरेलल कनेक्शन में है, कहीं पर ऐसा भी हो सकता था कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, और अगर इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो अब ये पैरेलल है क्योंकि इसमें वोल्टेज डिफरेंस सेम है। ये जो बैटरी कनेक्टेड है, जितना वोल्टेज दोनों के रेजिस्टेंस R1 और R2 के अलोंग जो है, यहां पर वोल्टेज सेम है, बट करंट जो है डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहां से करंट आ गया, तो जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें I1 जाएगा और इसमें I2 जाएगा, तो यहां करंट डिफरेंट है, और इसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो ये बातें ध्यान रखना है। यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट विल बी डिफरेंट बट वोल्टेज डिफरेंस विल बी सेम, और इन सीरीज कनेक्शन हम देखेंगे, जैसे करंट से मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं आपको कि यहां पर सेम करंट, तो यहां पर हीट एनालॉजी देख रहे हैं, तो इसमें सेम हीट फ्लो होगा, सेम जो है हीट फ्लो होगा। तो ईएमएफ को हम टेम्परेचर डिफरेंस से डिनोट करते हैं, ये बातें ध्यान रखना होगा। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, यहां पर T1 और T2 जो है अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इस केस में T1 और T2 सेम रहेगा, बट जो है हीट फ्लो अलग अलग हो जाता है। सो हाउ विल यू यूज दिस, राइट? आई विल डू सम प्रॉब्लम्स फॉर द स्लैब केसेस, और भी कई सारे केसेस करने हैं इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल होता है कि अगर दो स्लैब को हम अटैच कर देते हैं, तीन स्लैब को अटैच कर देते हैं, एक के ऊपर एक रख देते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख देते हैं, देन हाउ मच हीट विल बी ट्रांसफर्ड, दैट वी हैव टू फाइंड इट। तो यहां पर है कि हाइयर द थिकनेस ऑफ द स्लैब और लोअर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब, मोर द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द स्लैब, लेसर विल बी द हीट करंट। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देखेंगे कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू द स्लैब। ये हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, लेकिन इसमें हमें पता है कि जब आप स्लैब के थ्रू कंडक्शन हीट ट्रांसफर देखोगे तो इसमें कुछ एजम्पशन होता है। सबसे पहला केस लेते हैं कि स्लैब के थ्रू अगर हम देखेंगे और दो स्लैब लेंगे, एक स्लैब में तो हमें मालूम है फूरियर स्लैब लगाते हैं, इंटीग्रेशन वाला KA डेल्टा T हम डिवाइडेड बाय B करके निकाल लेते हैं। लेकिन कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू ए स्लैब, जब हम दो स्लैब को अटैच कर देंगे, कम से कम दो तो चाहिए ना, R1 और R2 तो चाहिए। अगर एक ही है तब तो फिर क्या सीरीज और क्या पैरेलल कनेक्शन, मिनिमम 2 तो चाहिए। तो यहां पर हम दो स्लैब को अटैच करेंगे सीरीज में और पैरेलल में, और हम देखेंगे कि फिर क्या होता है। और फिर उसके बाद हम अलग अलग, हम 4, 5, 7, 8, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट में खेलते रहते थे, अलग अलग तरह के सर्किट बना के उसके करंट और वोल्टेज अलग अलग पैरामीटर्स निकालते थे क्लास 12th स्टैंडर्ड तक। क्योंकि 12th के बाद तो फिर अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज ले लो और वहां पढ़ो। लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत सेम रहता है, बाकी तो फिर अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो फिर इंजीनियरिंग में आ जाओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन हम चूंकि मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड चीज़ें हैं,
तो हम कॉम्प्लेक्स सर्किट भी यहां पर बना सकते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो चलिए एक हम बनाते हैं यहां पर, चल देखते हैं कि क्या है स्लैब के थ्रू। तो होता क्या है, जरा हम वो आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक स्लैब है, ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू ए स्लैब, और उसके साथ एक दूसरा स्लैब भी एक छोटू सा अटैच है। वो सेम भी हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है। माना कि मेरा इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। समझ आ रहे हैं? अब मान लीजिए कि ऑब्वियसली दोनों ही अगर हीट ट्रांसफर होना है इस दोनों ही स्लैब में, तो टेम्परेचर डिफरेंस का होना जरूरी है। तो अगर मान लो ये T1 है और इस साइड का टेम्परेचर हमने T2 बोल दिया है, और हीट ट्रांसफर हो रहा है 1 डायमेंशनल की ही बात करेंगे, 2 डायमेंशनल अभी नहीं कहेंगे। समझ आ रहे हैं? तो इसमें क्या होगा कि अगर यहां से टेम्परेचर चला है तो ये लीनियर ही होगा, और ये इस इंटरफेस पे लीनियरली इस तरह से उसका ये स्लोप होता है जो कि डिक्रीजिंग होता है। आपको मालूम है ये टेम्परेचर डिफरेंस को दिखाता है, ये थिकनेस को दिखाता है। तो ये यहां पर आके ये T2 हो जाता है इस वाले सरफेस पे, और फिर उसके बाद यहां आके ये T3 हो जाएगा। तो मैंने यहां पर T2 कह दिया था, आप इसको T0 भी कह सकते हो, मैं चाहूं तो इसको उड़ा दूंगा, इसको आप T0 भी कह सकते हो, क्योंकि इंटरफेस में भी टेम्परेचर होगा। जो टेम्परेचर यहां है वो टेम्परेचर यहां नहीं होगा, क्योंकि यहां से टेम्परेचर वेरी करेगा, और चूंकि डिक्रीजिंग होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगा हमारा हीट, और ये थर्मल ग्रेडियंट ही आपको डिनोट करता है कि देखिए इसका स्लोप भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, T2 तक आएगा, फिर यहां भी वो डिक्रीज करेगा, हीट जो है सेम हीट फ्लो नहीं होगा यहां से यहां तक, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में मटेरियल को, हीट को पास होने के लिए यहां से इस तरह से मशक्कत करके ये पास कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो है यहां पर हीट ट्रांसफर डिक्रीजिंग ही होगा, और यहां का टेम्परेचर T3 हो गया। ठीक है, तो देखा यह जाएगा कि यहां पर जो स्लोप है ये स्लोप ज्यादा होगा, मोर स्लोप होगा, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है। समझ आ रहे हैं? जो स्लोप होता है ये थर्मल स्लोप जिसको हम कहते हैं, जिसको हम थर्मल स्लोप कहते हैं, पहले वाले केस में देखो ये डेल्टा dt/dx होता है। समझ रहे हो? तो dt यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, मतलब ज्यादा है होगा, क्योंकि शुरुआत में टेम्परेचर ज्यादा है, ये फ्लो हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसको और भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है इसको ओवरकम करना पड़ेगा, जिसको थर्मल रेजिस्टेंस कहते हो। अब ये इसके थ्रू पास होगा तो फिर T2 - T3 होगा। इस केस में जो dt/dx होगा, जब हम ये टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे तो वो ऑफकोर्स कम होगा। यहां पर जो स्लोप होगा dt/dx जो हमारा हो रहा है 1 to 2, जो 1 to 2 है वो ज्यादा होगा, dt/dx जो हमारा 2 to 3 हो रहा है, इसके बीच में जो स्लोप होगा वो कम होगा। कुछ लोग सेम बना देते हैं, अरे भाई इसमें ऐसे हुआ है तो इसमें ऐसे है। स्लोप का डिफरेंसेस दोनों में ही होगा, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, थर्मल रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, मान लीजिए कि इसका थिकनेस हमारा B1 है और इसका थिकनेस भी B2 है, तो ऐसे केस में हम निकाल सकते हैं, हम ये भी मान के चल रहे हैं कि हमारा K1 जो है वो कम है, K2 ज्यादा है। हम ये मान रहे हैं कि हमारा K1 कम है, K2 ज्यादा है, ये भी कंडीशन दिया होगा, यस और नो। इसलिए क्योंकि देखेंगे हम जो पहला dtx है ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि K1 K2 ऐसा सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि x इजिकल टू हमेशा जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा हमारा RTH वो x/Ka होता है। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस है x और ये हमारा Ka है, तो x तो हमारा थिकनेस हो गया, K अगर ज्यादा है तो थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा, K कम है तो थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस केस में अगर एरिया देखा जाए तो दोनों का सेम है, एरिया जो है वो सेम है। अब अगर हम देखेंगे कि अगर इस तरह का मान लो ये दो स्लैब है, स्लैब 1 और स्लैब 2, तो ये कंपोजिट स्लैब है, और इस कंपोजिट स्लैब में ये कौन से कनेक्शन में, ये हमें बताओ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों अटैच हैं। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इसका रेजिस्टेंस मान लो कि हम पहले का रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो अगर इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉजी करेंगे तो जो हमारा पहला स्लैब है इसका हम RTH लिखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस का, और फिर उसके बाद हम दूसरे वाले स्लैब का थर्मल रेजिस्टेंस लिखेंगे और कहेंगे कि इसमें ये हीट फ्लो हो रहा है, चूंकि ये सीरीज में कनेक्शन है तो ये सेम हीट फ्लो होगा। और हम ये मानते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है, इस इंटरफेस का टेम्परेचर T2 है, और यहां पर टेम्परेचर T3 है, और ये RTH ये दूसरा है हमारा। समझ आ रहा है? तो ये जो केस है यहां पर, इसको हम इंटरफेस टेम्परेचर कहते हैं।
यहां पर हम इंटरफेस टेम्परेचर इसको कहेंगे। ठीक है, ये इंटरफेस टेम्परेचर है और कई बार हमें ये निकालना होता है और इस बात का ध्यान रखें हम। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। अब इस केस में अगर हम इसका लिखें थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा तो वो मुझे बता दो। तो जो पहला वाला केस है ये पहले स्लैब के लिए लिख रहे हैं, तो x अपॉन के होता है थिकनेस। तो थिकनेस इस वाले केस का हमने V1 माना है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है A है। दूसरे वाले का जो थिकनेस है वो V2 है और ये थर्मल रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा K2/A। तो इस तरह से हमने थर्मल रेजिस्टेंस लिख दिया। हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं, नॉर्मली इंटरफेस टेम्परेचर हमें निकालना होता है। थर्मल जो है कंडक्ट यहां पर हमने V2/K2A लिख लिया है। ठीक है, अब अगर इसमें अगर हमें देखा जाए कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे इस केस में, तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो हम कैसे निकालेंगे इस केस में, तो हमें मालूम है कि या तो हम पूरे स्लैब का T1 माइनस T3 कर दें डिवाइडेड बाय, इसमें दो रेजिस्टेंस है, इस दोनों का सम ले लेंगे। चूंकि ये सीरीज कनेक्शन में है तो यहां पर रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, सीरीज सम। तो इसको हम समेशन RTH कहते हैं, ये समेशन का साइन है, RTH कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये हम लिख सकते हैं यहां पर पहला रेजिस्टेंस हमारा है B1/K1A, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा है B2/K2A, ये हम लिख सकते हैं। समझ आया? सो टेम्परेचर डिफरेंस दिस इज द नेट हीट ट्रांसफर जो है एग्जैक्टली कितना, वैसे हीट ट्रांसफर इस स्लैब में भी सेम होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम T1 माइनस T2/B1/K1 लिखें इज इक्वल टू T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई B2/K2, क्योंकि इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रहा है सेम हीट यहां भी हो रहा है, तो हम ऐसा करके भी निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान क्या रखना है कि इसमें कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं। ये जो भी एनालिसिस है इसमें अजम्पशन है कि हीट फ्लो जो है वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है। हम एक्स डायरेक्शन में हीट फ्लो मान रहे हैं, साथ साथ स्टेडी स्टेट कंडीशन मान रहे हैं कि देयर इज नो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम, टाइम के साथ टेम्परेचर वेरी नहीं हो रहा है। स्टेडी स्टेट कंडक्शन है, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन है, और साथ साथ वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो हीट जनरेशन इन द स्लैब, नो हीट इंटरनल हीट इज बीइंग जनरेटेड। अगर हीट जनरेटेड होगा तो फिर टेम्परेचर का ग्रेडियंट है वो सेम नहीं रहेगा। So that is the reason. And secondly, we also assume that the uniform thermal conductivity, because if the thermal conductivity will be different, so definitely we have to take that factor also in account. यहाँ पर हम K मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं, ये चार चीजें हैं। नो हीट जनरेशन पहले हम देखेंगे वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, सेकेंडली हम देखेंगे स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, सेकेंडली नो इंटरनल हीट जनरेशन इन द स्लैब, सेकेंडली यूनिफॉर्म K वैल्यूज। ये चार चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना होगा ऐसे वाले केस के लिए। तो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं इसको लिख सकता था, बढ़ेंगे आगे, और जैसे मैंने ये वाला केस लिखा है तो ये आप चाहो तो ये जो एरिया है, एरिया ऊपर जा सकता है, दोनों जगह सेम है, तो हम इसका हीट फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता था इसके बाद से यहां पर कि Q/A इज इक्वल टू T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाय B1/K1 प्लस B2/K2। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं सो मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द हीट फ्लक्स, हम हीट फ्लक्स के बारे में कह रहे हैं। समझ आ गया? बढ़ जाते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि इन केस ऑफ स्लैब, ये देखो मैं थोड़ा मिटा देता हूं, क्या हमें पता है, क्या आपको पता है कि इन केस ऑफ स्लैब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम ये मानते हैं कि हीट ट्रांसफर जो है इन केस ऑफ स्लैब, नहीं हम ये मान के चलेंगे स्लैब के केस में एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट। ये हम स्लैब के केस में मानते हैं, ये वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द स्लैब है। ठीक है, नॉर्मली नहीं भी दिया रहता है तो ये मान के चलना है कि एरिया ऑफ जो है दोनों का सेम होगा। अगर दिया है कि एरिया अलग अलग है तो अब तो फिर वही लेना पड़ेगा। नॉर्मली स्लैब के केस में एरिया जो है वो सेम होता है। नाउ कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू द लैब, ये हम समझ गए, ये हमें अच्छे से आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर
निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन मैंने लिया गेट 2006 का, वो मैं पढ़ के बताता हूं। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस वाले केस में मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि ये जो केसेस लिया था मैंने, यहाँ पर जो आपने पहला थर्मल रेजिस्टेंस लिया, दूसरा रेजिस्टेंस लिया, ये T1 है और इसको मैंने इंटरफेस टेम्परेचर कहा है और ये T3 का है। तो हम चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 ये इंटरफेस टेम्परेचर है और डिवाइडेड बाय B1 बाई K1 A इज इक्वल टू, ये इसके बीच में जो हीट ट्रांसफर है वो दोनों सेम है। हम चाहें तो ऐसा भी लिखें, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय B2 बाई K2A बिकॉज इट इज अ सीरीज कनेक्शन, सो हीट ट्रांसफर विल बी सेम इन बोथ द केस। समझ आ रहा है? जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो सेम होगा इस केस में। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है पहले थर्मल रेजिस्टेंस से वो दूसरे से भी सेम होता है। सो समहाउ इट बिकम्स इजी। हम ये एनालॉगस मान रहे हैं इलेक्ट्रिकल के जैसा है हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज जो केसेज हैं हीट ट्रांसफर का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये दोनों अलग अलग है। वहां पर ज्यादातर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस से मतलब है कि आप कोई ऐसा रेजिस्टेंस का डिवाइस नहीं बनाते कि कितना वो अपोज कर रहा है हीट ट्रांसफर को, ठीक है, फ्लो होने का, जो डिनोट करते हैं एक्स बाय के ए से। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। गेट 2006 का कह रहा है कि इन ए कंपोजिट स्लैब द टेम्परेचर एट द इंटरफेस टेम्परेचर, देखो इंटरफेस टेम्परेचर बिटवीन टू मटेरियल इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर एट द टू एंड्स। समझ आ रहा है? ये कह रहा है कि कंपोजिट स्लैब में जो टेम्परेचर है इंटरफेस पे बिटवीन द टू मटेरियल इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर एट द टू एंड्स। तो दो एंड पे जो टेम्परेचर है उसका एवरेज है इंटरफेस का टेम्परेचर। अज्यूमिंग एसटीडी वन डायमेंशनल, देखो ये तो अजम्पशन है ही। कंडक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिस्पेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटीज, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 एक दूसरे का डबल होगा, इक्वल होगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया है, सॉल्व करके ही दिखाया है, तो डायरेक्ट आपको आंसर ही मिल जाएगा। क्योंकि कई बार यही होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होगा, तो K1 इज ग्रेटर देन K2 ऐसा बोल सकता है, K1 इज ट्वाइस द K2, K2 इज ट्वाइस द K1, नन ऑफ दिस वगैरह ऐसे ऑप्शन बना सकते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन क्या है जरा हम ये समझ लेते हैं। तो ये मैंने बना दिया आपको, कंपोजिट स्लैब का केस है, तो जरा हम इसको देख लेते हैं ध्यान से। इन ए कंपोजिट स्लैब, तो हमें मालूम है अगर हम इसका आंसर लिखें, इसका सॉल्यूशन करें तो क्या होगा। तो भैया देखो ये कंपोजिट स्लैब का केस है, तो हम एक कंपोजिट स्लैब बना देते हैं। मैं इसको बना के दिखाता हूं और ऑब्वियसली इसके इंटरफेस टेम्परेचर भी है और दो एंड पे भी टेम्परेचर है। तो मान लो कि ये T1 है और ये T2 है और कुछ इंटरफेस टेम्परेचर को हम T इंटर भी बोल सकते हैं या फिर आप चाहो तो T नॉट भी बोल सकते हो। इस केस में मान लो कि हमने T इंटर बोला, T इंटरफेस टेम्परेचर है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी कुछ K1 होगा, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कुछ K2 होगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगी बनाएं तो ये पहले वाले स्लैब के लिए थर्मल रेजिस्टेंस होगा, ये इंटरफेस टेम्परेचर होगा, ये दूसरा थर्मल रेजिस्टेंस दूसरे स्लैब के लिए। सो हियर विल सी दैट कि ये जो हमारा केस है ये इंटरफेस टेम्परेचर है और यहां पर T इंटर होगा और ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है। सो व्हाट इज दिस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम व्हाट यू सी इट हियर। यहां पर हम देखते हैं कि ये T1 प्लस T2 बाई 2 है, कौन? T इंटर। तो जो हमारा T इंटर है वो T1 प्लस T2 बाई 2 है, इंटरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है। अगर ये है तो क्या होगा रिलेशन। तो सबसे पहले हम इसका थर्मल कंडक्टिविटी लिख लेते हैं, क्या होता है B1 बाई K1। तो B1 के बारे में दिया है क्या इसमें, टू मटेरियल इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द टू एंड्स एज्यूमिंग स्टेडी स्टेट वन कर्व। इसके बारे में कुछ नहीं दिया, लेकिन यहां पर दिया हुआ है कि ये थिकनेस जो है, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ था कि ये 2B है और ये B है, ये B है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये 2B बाई K1 ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है एज पर द फॉर्मूला। ये क्या होगा हमारा 2B बाई K2A, ये हम लिख सकते हैं। ये सॉरी ये तो B है, ये हमारा B बाई K2A हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया है। अब अगर हम चाहेंगे तो जो हीट ट्रांसफर है हम वो ऐसे लिखते हैं, Q इजकल टू क्या लिखेंगे, T1 माइनस T इंटरफेस ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय T1 माइनस T इंटरफेस डिवाइडेड बाय 2B बाई K1 इंटू A। ये हीट इज इक्वल टू क्या होगा, T इंटरफेस माइनस, हमेशा डिक्रीजिंग में ज्यादा टेम्परेचर में होता है, तो हम ये लिख सकते हैं T इंटरफेस डिवाइडेड बाय T2 और ये हो जाएगा B बाई K2A। सो बाय दिस वे, बाय इक्वेटिंग दिस वी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। और T इंटरफेस का हमें वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं T1 माइनस T1 प्लस T2 बाई 2 डिवाइडेड बाय 2B बाई K1A। दिस इज इक्वल टू T
1 प्लस T2 इंटरफेस टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2 माइनस T2 डिवाइडेड बाय B बाई K2A। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये T2 हो जाएगा माइनस T2, ये T1 माइनस T2 हो जाएगा और ये 2T1 हो जाएगा और माइनस, तो ये भी T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो अगर हम इसका अगला स्टेप पे सॉल्व करें तो मैं एक और पेज यहां इंसर्ट करता हूं। आई थिंक देयर इज वन टेम्परेचर इज देयर। अगले पेज पे जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि यहां पर जो हमारा केस आ रहा है वो क्या आया था, यहां लिखते हैं तो हमने देखा था कि हमारा जो ऊपर में न्यूमरेटर में आया था पिछले वाले केस से T1 माइनस T2 बाई 2 आया था और फिर उसके नीचे ये पड़ा हुआ था जो हमने लिखा था 2B बाई K1A, ऐसा लिखा था। और ये भी आ जाएगा T1 माइनस T2 बाई 2 डिवाइडेड बाय B बाई K2A, ऐसा आ जाएगा। तो अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, नहीं तो अगर मालूम है तो दोनों तरफ सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा चला गया, सिर्फ बचेगा ये K1 बाई A बाई 2B, फिर तो B से B भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हमें फाइनली क्या मिल रहा है कि ये K1 A से A भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा K1 बाई 2 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K2। अगर हम यहां देखेंगे तो K1 इज इक्वल टू 2K2, ये हमारा सॉल्यूशन इस केस में हो जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। यहां पर हम लिख सकते हैं, तो मैंने ये इस तरह से सॉल्व करके देखा। दिस इज द रिलेशन। यहां पर हम देख रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब 1 इज ट्वाइस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सेकेंड स्लैब। समझ आ रहा है? तो सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। शॉर्टकट भी हम बना सकते थे। इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इतना तो सॉल्व नहीं करते हैं ना कि हम पूरा देखें, हमें इंटरफेस टेम्परेचर ही निकालना था, तो हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते थे। हमें मालूम है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, KA डेल्टा T बाई V होता है। समझ आ रहा है? KA, तो A तो दोनों में सेम होगा, ठीक है, और B भी सेम होगा। तो यहां पर हमारे पास नहीं, B अलग था, सिर्फ K सेम था। और क्या सेम था इस वाले केस में, डेल्टा T भी सेम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम होगा, क्योंकि T1 और ये एवरेज टेम्परेचर है, तो ये थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन कर लेना होता कि T1 माइनस, अगर हम ये T इंटर लिख रहे हैं तो वो जो हमारा T1 प्लस T2 था, तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, तो सिर्फ रिलेशन K और B के बीच में होगा। तो हम ये कह सकते थे कि K1 बाई B1 इज इक्वल टू K2 बाई B2, ये इसके बीच का रिलेशन है। और इस तरह से हम कह सकते थे कि ये K1 है हमारा, पहला क्या है 2B, और K2 हमारा, और ये क्या है B है, ये डबल था, तो यहां से B कैंसिल हो गया, तब भी हम कह सकते थे K इज इक्वल टू 2K2। सो इजिली इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो बाय डूइंग सम प्रैक्टिस यू एबल टू सॉल्व इट। बढ़ेंगे आगे, और इसमें जो ऑप्शन है जब आप सॉल्व करोगे, और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, और खास करके गेट के एग्जामिनेशन के अलग अलग ईयर्स में जो पूछे गए हैं, वो मैं अलग से एक बार कराऊंगा, ठीक है। तो वो सब वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज, और भी वीडियोस डाल लें। तो फिर इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है, और इसका ऑप्शन जो उसमें दिया हुआ था गेट 2006 में, वो डी आ रहा है। समझ आ गया? सो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। बढ़ेंगे आगे, करेंगे एक और न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड है, और वो भी गेट 2006 का ही है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, जरा देखते हैं। हीट फ्लोज थ्रू अ कंपोजिट स्लैब एज शोन इन द फिगर, मतलब कंपोजिट स्लैब का प्रॉब्लम है और शोन फिगर में दिया हुआ है। डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 1 मीटर, स्लैब का डेप्थ 1 मीटर है। द के वैल्यू आर इन वाट मीटर पर केल्विन, के की वैल्यू वाट पर मीटर केल्विन में है। द ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस इज के पर वाट इज दिया हुआ है। तो देखो यहां पर बोला है कि द ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, कंपोजिट स्लैब का प्रॉब्लम है, और उसका डेप्थ जो है 1 मीटर दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं, जो फिगर क्या दिया हुआ है यहां पर, उसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए यहां पर मैं इसको लिखने जा रहा हूं, ये प्रॉब्लम दिया है, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है इसमें। देखो पहला एक सीरीज तो यहां दे दिया है, फिर उसके बाद हमारे पास यहां पर एक ही रेजिस्टेंस दिया हुआ है,
और अगर हम रेजिस्टेंस नहीं भी बनाते हैं तो इसको उन्होंने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ध्यान से देखना, यहां बोला है, यहां एक कनेक्शन ऐसे करके दिया हुआ था किताब में और एक कनेक्शन ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसका उन्होंने बोला था कि इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है कि ये दिया है 0.10, इसका थर्मल कंडक्टिविटी इस वाले स्लैब का, देखो एक स्लैब यहां पर है, इसका रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिया, इसमें नहीं दिखाया, इसमें भी रेजिस्टेंस होगा, इसमें भी रेजिस्टेंस होगा। के की वैल्यू यहां पर दिया हुआ था, इसका 0.04, दूसरी ये तीसरा स्लैब 0.04, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। इस वाले का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी 0.02 दिया हुआ है, ठीक है। फिर सबका थिकनेस भी दिया हुआ है, इसका थिकनेस 0.5 मीटर है और इस दोनों का थिकनेस ये पूरा 1 मीटर है, इसका थिकनेस 0.5 मीटर है एक का, तो इसका भी 0.5 हो जाएगा, समझ आ गया। ये विड्थ दिया है यहां से यहां तक और ये दिया हुआ है 0.25, यहां से यहां तक 0.25 दिया है, ऐसा करके ये इंफॉर्मेशन इतना दिया हुआ। ऑप्शन आपके पास है, ए की वैल्यू क्या होगा इसमें 17 इस केस में ए की वैल्यू हमें दिया हुआ है 17.2, बी की वैल्यू दिया हुआ है 21.9 और सी की वैल्यू दिया हुआ है 28.6 और डी की वैल्यू दिया हुआ है 39.2। ये चार चीजें दी हुई है, जरा इसको देखो। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम दिया हुआ था, ये मैंने बनाया है डायग्राम, क्योंकि प्रॉब्लम डायग्राम मैंने पेन से बना के आपको दिया, ये प्रॉब्लम ही दिया हुआ है। अब हम इसका देखेंगे सॉल्यूशन, ये हटा देता हूं, इसका नहीं, ये प्रॉब्लम ही है, अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां से हम करेंगे सॉल्यूशन। ये आपको गिवन है, क्या बोला है कि हीट फ्लोज थ्रू अ कंपोजिट स्लैब एज शोन इन द फिगर। ये इतना तरह का कंपोजिट स्लैब है, इसमें दो नहीं है, दो से ज्यादा है, तीन है। इन द फिगर डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 1 मीटर, इसका डेप्थ मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है वो 1 मीटर है। के वैल्यू वाट मीटर पर केल्विन में है, वो आपको बता दिया है। द ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस बताना है इस सर्किट में कितना है। तो थर्मल रेजिस्टेंस मतलब ये सीरीज और पैरेलल में होगा, उस हिसाब से हमें बता लेना है। तो जरा हम इसका सर्किट बनाएंगे, तो मान लो कि यहां पर से हमारा हीट फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो का डायरेक्शन भी इस तरह से ऐसे दिया हुआ था किताब में, ये इतना मोटा सा बनाया हुआ है, जरा मैं ये आपको बताता हूं, ये इतना खतरा सा बनाया हुआ है, समझ आ रहे हैं। तो यहां से हीट फ्लो हो रहा है, मतलब 1 डायमेंशनल एस डायरेक्शन में हम मान रहे हैं। तो ये कहते हैं कि यहां से जो है, मान लीजिए कि हमारा पहला रेजिस्टेंस है, यहीं से होगा, यहां पर टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा T1, यहां से हमारा हीट फ्लो हो रहा है और इसके बाद जो है ये दोनों क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो यहां पर हमने कनेक्ट किया और इसके बाद हम इसको बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा और ये दोनों पैरेलल में होगा। इसमें कोई शक है क्या, ये पैरेलल में नहीं है? डेफिनेटली ये 1 के ऊपर 1 है, साइड बाय साइड नहीं है, ये ऐसा है, सैंडविच है, ये पैरेलल में है, रेलवे ट्रैक है, पैरेलल में है। लेकिन अगर वो ऐसा है तो वो सीरीज में है और हीट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। लेकिन वो इसके ऊपर है तो वो पैरेलल है। जरा इसका दिमाग लगाना, फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट में डालना, वो मैं अलग से बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये पैरेलल में है क्योंकि देखो ये 1 के ऊपर है, हीट फ्लो इधर से हो रहा है ना, तो सेम हीट फ्लो होगा यहां पर। ये जो हीट फ्लो है ये डिवाइड हो रहा है, एक इसमें जा रहा है, एक इसमें जा रहा है। लेकिन अगर वो इस तरह से होता कि मान लो एक स्लैब है और फिर ये दूसरा स्लैब है, तो अब ये सेम हीट जाएगा इधर से इधर। लेकिन अगर वो स्लैब इधर ऐसा है और इसके ऊपर एक स्लैब है और हीट इधर से आ रहा है, तो अब इस हीट को इसमें भी जाना पड़ेगा और इस हीट को इसमें भी जाना पड़ेगा, ये पैरेलल में हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसलिए ये पैरेलल में है, फिर उसके बाद ये इसका बाहर का ये टेम्परेचर होगा। तो इसको हम मान लो कि R1 कहेंगे, इसको हम R2 कहेंगे, इसको हम R3 कहेंगे। तो जरा हम इसका थर्मल रेजिस्टेंस लिखते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, X/KA B/KA, जो लिखना है, ठीक है। तो यहां का पहले वाले का B क्या है, ये 0.5 है, डिवाइडेड बाय इसका थर्मल कंडक्टिविटी 0.02। देखो मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.2 इंटू ए की वैल्यू हमारा 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 मीटर दिया हुआ है, ना भी लिखे तो चलता है, 1 ना भी लिखे तो चलता है। अब इस केस में इसका B क्या दिया हुआ है वो हमने देखा, ये हमारा 0. देखो ये 0.25 है तो ये भी 0.25 है, ये हम लिखेंगे 0.25 डिवाइडेड बाय इसका थर्मल कंडक्टिविटी 0.1, 0 नहीं लिखेंगे और 1 लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। और इसका देखो, इसका थर्मल इसका थिकनेस क्या है, 0.25 ही है,
0.25 डिवाइडेड बाय इसका थर्मल कंडक्टिविटी 0.04 है इंटू 1 है। ये हमने लिख दिया है। अब मुझे अगर इसका निकालना है आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर मान लो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता तो ये दोनों पैरेलल है, तो पहले इसका निकल जाएगा और फिर ये इसका इक्विवेलेंट निकालो, इस वाले केस का, पैरेलल वाले का, और फिर वो जो आएगा इक्विवेलेंट वो सीरीज में होगा इसके साथ, तो वो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो ये जो मान लो कि इस वाले केस में अगर मान लो हमारा ये Q हीट है, तो यहां आके ये इसमें Q1 जाएगा और इसमें Q2 जाएगा। तो हमें ये मालूम है कि Q1 नॉट इक्वल टू Q2 होगा इस वाले केस में, और Q1 जो है ये हमारा जो हीट Q है वो डिवाइड हो रहा है Q1 प्लस Q2 में डिवाइड हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। जो हमारा हीट फ्लो Q है वो Q1 और Q2 में डिवाइड हो रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसका ये तो पैरेलल में है, इसका पैरेलल का कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 ऐसा होता है, आपको मालूम होगा। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। ये हमारा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है। तो ऐसे केस में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब पहले आर इक्विवेलेंट निकालोगे। अब ये जो आर इक्विवेलेंट आएगा इसको हम करेंगे इस वाले इसके साथ, इसके और ये जो है आर इक्विवेलेंट हमारा यहां पर लग जाएगा। ये दोनों हमारा सीरीज में होगा। ये आर इक्विवेलेंट है जो हमने निकाला है यहां से, और ये हमारा 0.5 इंटू 0.02 ये है। अब ये आर इक्विवेलेंट निकाल लो इस वाले केस से, समझ रहे? ये इसके लिए है, ये 0.5 बाय 0.1 के लिए है। तो ये कैलकुलेशन करो इसका, ये वैल्यू डालो R1 के जगह और R2 के जगह ये नीचे वाला 0.25, ये वैल्यू निकालो, R1 प्लस R2 करो, तो ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा। जैसे R इक्विवेलेंट आएगा तो उसको इसमें ऐड करना। अब जो फाइनल R थर्मल होगा, समेशन R थर्मल जो होगा वो हो जाएगा 0.05, सॉरी 0.5 है वो, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस ये आर इक्विवेलेंट। तो ये कैलकुलेशन कर लो। मैं अभी कैलकुलेटर से यूज करूंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इसको कर नहीं रहा हूं। आपको मैंने बता दिया यहां R1 की जगह क्या रखोगे भाई, ये R1 की जगह 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1 निकाल लो। ये R2 की जगह क्या निकालोगे, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.04। तो यहां पर आप कैलसी से इसको सॉल्व करो और R1 R2 नीचे में इस दोनों को ऐड करो, आर इक्विवेलेंट निकालो, यहां पर रखो, इसको सॉल्व करो, ऐड करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर नहीं होता है तो कमेंट में डालो, मैं आपको अलग से करा के मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, इसका सॉल्यूशन का वीडियो अलग से डाल दूंगा। सो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आएगा 828.6, ये इसका आंसर है। अगर आपसे नहीं आता है तो हमसे जरूर पूछिएगा, जरूर बताएंगे। बढ़ेंगे आगे। देखो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ये कैलकुलेशन से आता है। तो मैंने 2 दिए हैं, अलग से भी मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, तो वो आप करते रहिएगा। तो हमें मालूम है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में डेल्टा टी जो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट, यही तो होता है। अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हमने किया है, समझ रहे हो, तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। तो इसमें अगर हीट चला है मान लो ये, तो इधर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है इस वाले केस में। हाँ, डेल्टा टी सेम रहता है, ये देखना होता है। टेम्परेचर और करंट इलेक्ट्रिसिटी में डेल्टा भी सेम रहता है। अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। समझ आया? ये देखते हैं ये क्या होता है। अभी हमने देखा थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने देखा रेजिस्टेंस फॉर थर्मल कंडक्शन, तो थर्मल कंडक्शन का रेजिस्टेंस हमने लगाया, लेकिन कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। और जब ये सीख जाओगे तब मैं बताऊंगा कि हम दोनों का अगर एक ही प्रॉब्लम में दोनों रेजिस्टेंस है, देन हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ऑलरेडी लेट्स सी इट। हमें मालूम है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, याद करिए कन्वेक्शन में फ्रॉम न्यूटन्स
लॉ ऑफ कूलिंग, वी नो दैट एच ए डेल्टा टी ये होता है किसके लिए हम लिखते हैं, क्यू कन्वेक्शन। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ से क्या लिखा था हमने, क्यू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एच ए डेल्टा टी होता है, जो मैंने गवर्निंग लॉ में कराया है। वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लो। गवर्निंग लॉ कन्वेक्शन के लिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें यही फॉर्मूला यूज होता है। हमें मालूम है कि जो आर थर्मल होता है वो डेल्टा टी बाय कुछ क्यू होता है, डेल्टा टी बाय कुछ क्यू होता है, मालूम है आपको, लिख डालिए इसको। अगर मैं डेल्टा टी लिखता हूं और आपका क्यू क्या है, एच ए डेल्टा टी, तो आपका डेल्टा टी गया, मतलब ये बचेगा 1/HA। तो आज के बाद जो हमारा आर थर्मल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, वो हमेशा 1/HA होगा। ये बात याद रखना है, किस बात को ध्यान रखेंगे आप सब, समझ आया। तो ये आपका थर्मल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, दिस इज द फार्मूला, स्टार मार्क देता हूं, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा 1/HA होगा। ओके, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट देखो, यूनिट तो सेम होगा, यूनिट तो यही है, चूंकि रेजिस्टेंस है तो ये केल्विन बाय वाट, यूनिट तो यही होगा। या कई जगह पे डिग्री सेल्सियस पर वाट भी लिखा दिखा है मैंने कई रिसर्च पेपर में, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जब हम थ्योरी के बुक में यूज करते हैं तो इसको केल्विन अपॉन वाट ही कहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे रिसर्च पेपर में डिग्री सेल्सियस में वाट भी लिखा है। ऑब्वियसली ये टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के केस में डिग्री सेल्सियस और केल्विन की वैल्यू सेम आती है, देयर इज नो सच डिफरेंसेस, यू आर गोइंग टू गेट इट, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग डेफिनेटली, सो एंजॉय दिस, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली वी से दैट, I can say that from this thermal conductivity resistance you can observe it if you know the one numerical value 1/HA। तो अगर मान लो कि थर्मल ये जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये H ज्यादा होता है तो थर्मल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर भी ज्यादा हो जाएगा। हाइयर वैल्यू ऑफ H लेसर द आर थर्मल कन्वेक्शन। तो H की हाइयर वैल्यू कब होती है, मैंने एक आपको ये लेक्चर 2 में दिया था गवर्निंग लॉज में कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट लार्जर कब होता है, ये कन्वेक्शन में, ये आप जब कंडेंसेशन बॉइलिंग देखते हो उसमें हाइयर हीट ट्रांसफर है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग दोनों में ही हीट ट्रांसफर, हाइयर हीट ट्रांसफर रेट है। माइक्रो चैनल में हीट ट्रांसफर का जो कोफिशिएंट है वो भी कम आता है, हालांकि ये अलग कॉन्सेप्ट है तो इसको छोड़ो, ये रिसर्च का पार्ट है, ये यहां नहीं है। लेकिन जो लिक्विड कूलिंग है, फोर्स कूलिंग है, उसमें एच हमेशा ज्यादा होता है। अगर आप लिक्विड कूलिंग के बारे में कह रहे हो, ठीक है, और अगर वो फोर्स कूलिंग है तो वो उसमें हमेशा एच की वैल्यू ज्यादा होगी, थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा और हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, वो ज्यादा हीट कैरी कर सकता है, जो ज्यादातर केस में कूलिंग करने के लिए, हीट कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। इस सब का कॉन्सेप्ट देखेंगे और हम अगले क्लास में शुरू करेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट स्लैब। तो हमने अभी कंडक्शन का प्रॉब्लम करवा दिया, कंडक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी देखा। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी को अच्छे से समझा, जैसे हम इलेक्ट्रिकल करंट में देखते थे करंट फ्लो हो रहा है और वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में किस तरह से काम करता है, बिल्कुल वही चीजें हम यहां भी लगा सकते हैं हीट ट्रांसफर के लिए, समझ आया। तो हीट ट्रांसफर के केस में हम सेम चीजें लगाएंगे, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने देखा कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से निकालते हैं, डेल्टा टी बाय क्यू से निकालेंगे, 1/HA ही होता है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू गिव सम प्रॉब्लम्स फॉर द कंपोजिट स्लैब वेयर आई विल अप्लाई both the thermal conduction resistance as well as the convective resistance। यहां पर कन्वेक्शन रेजिस्टेंस भी है, कंडक्शन भी है, मतलब अगर कहें तो कंडक्शन भी है, कन्वेक्शन भी है, कंपोजिट स्लैब में एक साथ है। अगर एक साथ है तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा, कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, कैसे करेंगे कैलकुलेशंस, इसमें एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। तो ऐसे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, समझ आया। दैट इज द एंड ऑफ दिस क्लास। और हाँ, वेलकम टू द इजी योर स्टडी once again, or it is by the at the gate Guruji। Thank you, see you in the next class। Please subscribe the channel, my YouTube channel Gate Guruji। देखिए कुछ बच्चा मुझसे पूछता है कि सर आपने हीट ट्रांसफर कर दिया, क्या बाकी सारे सब्जेक्ट का भी आप लेक्चर दोगे क्या? बिल्कुल देने वाला हूं। मैं थ्योरी ऑफ मशीन का भी लेक्चर दूंगा, मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी पढ़ाऊंगा, मशीन डिजाइन का भी लेक्चर दूंगा। अगर थर्मल स्ट्रीम है तो मैं डिजाइन स्ट्रीम के भी आपको सारे लेक्चर्स यहां पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।